चलिए तो हम आज बायोलॉजी के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी के सीरीज अभी तक हम 6 चैप्टर तक बता दिए हैं। आज हमारा उसी चैप्टर का जो ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथियां के प्रकार और ग्रंथियां से पूछे जाने वाले प्रश्नों को का चर्चा होगा। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि ग्रंथियां हमारे शरीर में कितने होते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथियां होती है। एक होता है आपको बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अर्थात अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आप 2 तरह के ग्रंथि आपके शरीर में होंगे, एक बाह्य स्रावी और एक अंतःस्रावी। तो इन्हीं ग्रंथियां से पूछे जाने वाले प्रश्न का हम बात करेंगे। दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये नलिका विहीन होता है। नलिका विहीन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नलिका नहीं होते हैं। और बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होते हैं उनमें नलिकाएं पाई जाती है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। और इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो ग्रंथियां में दुग्ध ग्रंथि होगा, श्वेत ग्रंथि होगा, अश्रु ग्रंथि होगा, लार ग्रंथि होगा। तो ये सारे के सारे बाह्य ग्रंथि में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दिए हैं कि अश्रु ग्रंथि आपसे पूछे तो बाह्य स्रावी ग्रंथि कहे जाएंगे। श्वेत ग्रंथि पूछा जाए बाह्य स्रावी होंगे। लार ग्रंथि पूछेगा बाह्य स्रावी ग्रंथि होंगे। लेकिन वही अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की उदाहरण कहे तो पिट्यूटरी ग्रंथि होगा, थायराइड ग्रंथि होगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज ये जानते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि आपके सामने यहाँ देखिए पिनियल ग्लैंड है, और उसके बाद थाइमस है, ओवरी है, और ये सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे बाह्य स्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथि से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछता है कि नलिका युक्त ग्रंथि कौन है और नलिका विहीन ग्रंथि कौन है। आई होप ये बात आप समझ में आ गया होगा। और ये सारे चीज़ है जो हम इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में आप देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आप देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस है, वही अगन्नाशय है, और एंड्रीनल ग्रंथि है। हालांकि ये ग्रंथि जो दिख रहा है आपको अगन्नाशय, ये आपके 2 तरह के व्यवहार करते हैं। अर्थात बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह के व्यवहार करने के कारण हम इसको मिश्रित ग्लैंड भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। और ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। और ये सारे के सारे नलिका विहीन ग्रंथि है, और यह प्लाज्मा में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचता है। मतलब कहने का मतलब इससे जो भी रस निकलता है या एंजाइम निकलता है वो प्लाज्मा में मिल जाता है और प्लाज्मा के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है। तो आइए जानते हैं हम पहली ग्रंथि के विषय में। पहली ग्रंथि आपका जो है, ये देखिए आपका पीयूष ग्रंथि है, जिसको हम ग्रंथियों का ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसमें से निकलने वाले हार्मोन्स की चर्चा करेंगे। अर्थात ये देखिए, सबसे पहली बात आपको जानने वाली बात है कि पीयूष ग्रंथि होता कहाँ है। तो हमारे हमारे जो मस्तिष्क है, ये देख रहे हैं मस्तिष्क, ये मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि होता है। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ है। इसमें जो है आप जो प्यूटरिटी ग्रंथि है उसके ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर उसके ऊपर हाइपोथैलेमस है और जस्ट उसके ऊपर ब्रेन है। तो आप समझ गए, इसका मतलब कंडीशन समझ गए, कहाँ स्थित है ये समझ में आपको आ गया होगा। इतनी बात आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए। और ये वीडियो के माध्यम से हम आपको इसलिए बता दिए हैं ताकि ये चीज़ हमेशा याद रहे। मास्टर ग्रंथि आपसे पूछे या ग्रंथियों का ग्रंथि पूछे, ये सारे चीज़ आपको इस पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में या कहाँ पर स्थित है, तो ब्रेन या मस्तिष्क के नीचे है, इस बातों को ध्यान रखना है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे आगे। तो हार्मोन्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक हार्मोन पहला आपको हम बता दे रहे हैं, एसटीएच होता है। अब एसटीएच हार्मोन से आपको क्या पूछा जाएगा, फिर आपको बता दें कि एक टीएसएच होता है। अगर हम बात करें एसटीएच तो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन होता है। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, एच से हार्मोन है यहाँ पे, इसलिए एस टी अगर कहे तो सोमैटोट्रॉफिक होगा। लेकिन जैसे टी एस कहे
तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, कुछ और हार्मोन है जो इससे निकलते हैं, जैसे ACT जिसको हम एंड्रेन कॉर्पिक जो है ना, और उसके बाद एक GT है जिसको हम गोनाट्रॉफिक कहते हैं, और एक STH है जिसको हम STH तो हम बता ही दिए हैं। तो इस तरह से 2-4 हार्मोन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन इनसे चीजें क्या पूछे जाएंगे ये ध्यान रखना है। हड्डी को बढ़ाने वाला हार्मोन आपसे पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि से हड्डी को बढ़ाने वाले हार्मोन कौन निकलते हैं, तो यही है STH। H का मतलब ही हार्मोन होता है, ST को याद रखेंगे, जिसको हम सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, अर्थात हड्डी को वृद्धि से नियंत्रण करता है, बढ़ाने वाला नहीं, वृद्धि को कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं निकले तो वृद्धि आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, और आवश्यकता से अधिक हो जाना जिग्नेटिज्म कहलाता है, अर्थात विवत्स काय कहलाता है हिंदी में। तो कौन से जिम्मेवार हार्मोन होगा, तो यही STH जिम्मेवार होगा, अधिकता से भीम कायत्व, जिसको हम जिग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये आपको जिग्नेटिज्म, ठीक है, जिग्नेटिज्म आपको ध्यान रखना है कि जिग्नेटिज्म क्या है और किसके कारण से हो जा रहा है। कमी से ड्रॉफनेस हो जाता है, जिसको बौनापन कहते हैं, अगर कमी हो गई तो बौनापन हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर हम TS हार्मोन की बात करें, तो TSH है, वो TSH और ST याद रखें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात जो भी उससे हार्मोन निकलता है तो इसी के प्रेरणा से निकलता है। तो ये हार्मोन एक प्रकार का प्रेरणा हार्मोन कहा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है, तो TSH है, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग कहते हैं। एक आपका ये एक है GTH के एग्जाम में पूछा गया है। GTH हार्मोन आपको जनन अंग का नियंत्रण करता है, अर्थात जनन अंग का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, और इसके दो टाइप्स देखे गए हैं। एक तो आपका FSH होगा और एक होगा LH होगा। तो दोनों को याद रखना है, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। फोलिक स्टिमुलेटिक हार्मोन FSH है, फोलिक स्टिमुलेटिक हार्मोन, जिसको हम FSH कहते हैं, और LH जो होता है लुटनिजिंग हार्मोन है। कार्य क्या है इनके, तो जो FSH है ये शुक्राणु जनन में मदद करता है, अर्थात शुक्राणु को आगे बढ़ाने में, मतलब इंक्रीज करने में मदद करता है, और अंडाशय में फोलिकल को बढ़ावा करता है, मतलब फोलिकल बढ़ाता है। तो जनन अंग, यही प्रॉब्लम। GTH हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम बता रहे थे, और इसमें FSH और LH दोनों हार्मोन को आपको ध्यान रखना है। शुक्राणु चलिए, तो इस तरह से आप देख लीजिए। LH हार्मोन की बात कर लेते हैं कि LH हार्मोन क्या कर रहा है। यह एक उत्तेजक हार्मोन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और दुग्ध को मतलब स्रावित करने में मदद करता है। मतलब ये समझिए एक मादा हार्मोन है, और इस तरह से दुग्ध को स्राव करने में मदद करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन भी इसको हम कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, हार्मोन से संबंधित हमने आपको बता दिया है। एक और हार्मोन है जिसको हम ADH कहते हैं, ADH। अब ADH को भी आपको ध्यान रखना है कि ADH क्या करता है हमारे शरीर में। यह रक्त दबाव को बढ़ाता है, रक्त दबाव बढ़ाने वाला हार्मोन है ADH, रक्त दबाव। इस बातों को ध्यान कर लीजिए, रक्त दबाव बढ़ाता है शरीर में, और शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, अर्थात ADH शरीर के संतुलन भी बनाए रखने में मदद करता है। तो आई होप आप मास्टर ग्रंथि को समझ गए होंगे, मास्टर ग्रंथि का क्या कार्य है, मास्टर ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार आप वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। चलिए आगे हम अब अटुप ग्रंथि की बात करते हैं। जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, अटुप ग्रंथि, ये अटुप ग्रंथि जो है
ये आपका देख लीजिए कि कहाँ पर होता है। सबसे पहली बात कि होता कहाँ है, तो ये आप गर्दन में देख रहे होंगे, अटुप ग्रंथि के नाम से जाना जा रहा है। ये ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसे निकलता है इस वक्त, थायराइड ग्लैंड इसको हम बोलेंगे, और थायरॉक्सिन हार्मोन इसे निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कई प्रकार की बीमारी हो जाती है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सही से सुनिए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जड़ जड़ कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो जड़ मानवता, मानवता जो है ये बीमारी हो जाती है इसकी कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। वही एक मिक्सरिया भी हो जाता है, इस बातों को ध्यान कर लीजिए, और एक घेंगा हो जाता है। ये सारे बीमारी आपको अटुप ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन के नौस्राव होने से होता है। थायरॉक्सिन की अधिकता से भी कई बीमारी होती है, तो कमी से हो गई, अधिकता से भी कई बीमारी होती है, जर्मनप्ता, मिक्सीरिया, घेंघा, ये सब कमी के कारण होता है। लेकिन अधिकता के कारण कभी कभी एग्जाम में जो है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकता। अब जनरली हम घेंगा पढ़ के जाते हैं तो हम जो है ना घेंगा लगा देते हैं, क्योंकि जैसे ही देखते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन है वैसे ही घेंगा लगा देते हैं। तो ये ध्यान रख लेना है कि कमी पूछ रहा है या अधिकता पूछ रहा है, अधिकता और कमी को ध्यान में रखना है। तो हम कमी वाले को अभी बताए हैं, अधिकता वाले को बता दे रहे हैं कि थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है। टॉक्सिक ग्वाइटर होता है अधिकता से, और एक्सोथैलेमिया होता है। एक्सोथैलेमिया और टॉक्सिक ग्वाइटर जब रहेगा तो थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण ऐसा हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य क्या है ये भी जान लेते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है। तो हमारे शरीर में जो श्वसन होता है, श्वसन, ये श्वसन के गति को तेज करता है, अर्थात तेज करने वाला ये हार्मोन है। जैसे ही निकलता है, स्राव होता है, तो हमारे शरीर में श्वसन की गति तेज हो जाती है। फर्स्ट कार्य में मैंने बता दिया। उसके बाद है शरीर के विकास भी करता है, अर्थात इस हार्मोन की वजह से हमारा शरीर का विकास होता है, शरीर का विकास। तो श्वसन गति को तेज करता है, शरीर का विकास में मदद करता है, जनन अंग को सक्रिय बना देता है, जनन अंग को सक्रिय बनाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अर्थात ये कार्य हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की। कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है तो मैंने बता दिया, जर्मानप्ता, मिक्सीरिया होता है और घेंगा होता है। अधिकता से हो जाता है टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोग्वाइटर। उसके बाद अगले हम ग्लैंड की बात करेंगे, जिसको हम पारा अटुप ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पारा अटुप ग्रंथि इसी के अंतर्गत होता है। यह अटुप ग्रंथि के पीछे होता है, अर्थात अटुप ग्रंथि जहाँ है उसी के जस्ट पीछे पारा अटुप ग्रंथि है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर का भाग है और इसके पीछे का भाग जो है पारा अटुप ग्रंथि है। यह अटुप ग्रंथि जो है हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात कैल्शियम को कंट्रोल करने वाला अगर कोई हार्मोन है तो पारा अटुप ग्रंथि है। इसी को हम पारा अटुप ग्रंथि कहते हैं। अब हम अधिवृक्क की चर्चा करेंगे, एंड्रिनल ग्लैंड की। ये रहा अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि आप देख सकते हैं जो हमारे शरीर में जो है एंड्रिनल ग्लैंड है। एंड्रिनल ग्लैंड को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या करता है और क्या क्या इससे हार्मोन निकलता है। इसी से लरो या उरो हार्मोन निकलता है, लरो या उरो हार्मोन। याद रखिएगा ये आपातकालीन हार्मोन है, अर्थात हमारे शरीर में हम एकाएक अचानक किसी घटना को देखते हैं तो भौचक से हो जाते हैं, तो इसी हार्मोन की वजह से हम बच पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं। अन्यथा ये हार्मोन अगर नहीं निकलेगा तो उस समय आदमी की डेथ हो जाती है। अर्थात लरो या हुरो हार्मोन, जिसको हम आपातकालीन हार्मोन कह रहे हैं, तो ये कौन से ग्रंथि से निकल रही है, तो यही अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम एंड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसी से निकलता है। अब इसमें दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स भाग होता है, एक मेडुला भाग होता है, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि कॉर्टेक्स भाग कौन है और मेडुला भाग कौन है। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो बीच का भाग जो दिख रहा है, ये बीच
बीच का जो भाग यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ वाला जो बीच का भाग जो ये वाला दिख रहा है, यही है आपका मेडुला। और ऊपर का जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये आपका है कॉर्टेक्स। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मेडुला ग्रंथि इसको कहेंगे और कॉर्टेक्स ग्रंथि, ये अधिवृक्क का ही एक भाग है। और दूसरी बात है कि जिस समय उत्तेजना होती है हमारे शरीर में, जिस समय उत्तेजना होगा उस समय एंड्रिनल हार्मोन निकलेगा। मतलब एंड्रिनल हार्मोन किस समय हमारे शरीर में निकलता है, तो कोई अचानक से एकाएक हमको झटका लगता है या किसी भी प्रकार के शरीर में एकाएक एक्टिविटी होती है, तो उस समय उत्तेजक हार्मोन निकलता है। उस समय हमको, या हम क्रोध में होते हैं तो उस समय ये हार्मोन निकलेगा, ये क्रोध के समय हार्मोन निकलता है। और या खतरा हो जाता है हमारे साथ कोई, तो उस समय ये हार्मोन निकलता है। तो कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से निकलता है। इस बातों को ध्यान रखें, मेडुला भाग से निकलते हैं। अब हम जनन ग्रंथि की बात करेंगे कि जनन ग्रंथि में आपको पता होना चाहिए कि एक मादा जनन ग्रंथि है, एक पुरुष जनन ग्रंथि है। तो उससे भी एग्जाम में पूछे गए हैं। मादा जनन ग्रंथि से आपको एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। मादा जनन ग्रंथि ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अंडा वाहिनी आपको ध्यान रखिएगा, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडा वाहिनी को हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। उसके बाद अंडाशय है। अंडाशय यहाँ देखिए, एक अंडाशय यहाँ है, एक अंडाशय। तो एक जोड़ी अंडाशय होता है, अर्थात 2 अंडाशय होते हैं जो मादा जनन ग्रंथियां में पाए जाते हैं। वही उसके अगर हम अंडाशय के नीचे आएंगे तो गर्भाशय होगा, और गर्भाशय के बाद ग्रीवा होगा, योनि होगा। तो इस तरह से आपके ये पार्ट हैं जो जनन ग्रंथि से हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इससे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने, मतलब 2 तरह का जो होता है आपको जनन ग्रंथि होंगे, जिसमें एक मादा एक पुरुष। तो अंडाशय जैसे ही पूछेगा ये मादा का भाग हो जाएगा, और वृषण जैसे पूछेगा वो पुरुष का भाग हो जाएगा। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन के पूछे जाते हैं कि अंडाशय से निकलने वाले, इस अंडाशय से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं। तो एक एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन। और एक आपका निकलता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। और एक प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो इन तीनों हार्मोन को ध्यान रखना है कि ये मादा हार्मोन है। मादा हार्मोन को आपको ध्यान रखना है कि कौन से हार्मोन होंगे, तो मादा हार्मोन के उदाहरण हैं। चलिए आइए हम एस्ट्रोजन के बारे में जान लेते हैं कि एस्ट्रोजन हमारे शरीर में या मादा जनन अंग ग्रंथि में क्या करता है। स्त्री के लक्षण को लाने में अगर कोई सबसे ज्यादा योगदान करता है तो एस्ट्रोजन करता है, कि स्त्री के लक्षण को उभारता है, पहली बात। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन का क्या कार्य है, तो प्रोजेस्टेरॉन का कार्य आपको ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरॉन का जो कार्य है वो आपको एस्ट्रोजन का मदद करता है ये, अर्थात प्रोजेस्टेरॉन का काम है एस्ट्रोजन को स्रावित करने में मदद करना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है आपको क्या करता है, ध्यान रखिए। तो ये गर्भाशय को बढ़ाने में मदद करता है। पूछा जाता है कि जिस समय प्रसव होती है महिलाएं की, उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो याद रखेंगे यही रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसके कारण दर्द कम होता है। ये ध्यान रखेंगे, अगर ये कमी हो जाती है, इसके कारण किसी महिलाएं में ज्यादा दर्द होने की संभावनाएं होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि गर्भाशय को थोड़ा बड़ा करने का काम या आसान बनाने का काम यही करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। तो आई होप इस बात को आप समझ में आ गया होगा मादा जनन ग्रंथि से। अब हम पुरुष के जनन ग्रंथि की चर्चा करेंगे। पुरुष जनन ग्रंथि में आपको कौन कौन सी बातें को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए पुरुष जनन ग्रंथि है, और डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि निम्न में कौन मादा जनन ग्रंथि से संबंधित नहीं है या पुरुष जनन ग्रंथि से संबंधित है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमको सारा पार्ट याद रखना जरूरी है। ये देखिए आप, ये शुक्रवाहिका ध्यान रखेंगे, ये पुरुष जनन ग्रंथि का अंग है, ठीक है। पोस्ट्रेस्ट ग्रंथि है, मूत्रमार्ग है, अधिवृषण है, शीशन है। तो ये सारे चीज हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं, इस बातों को ध्यान रखें। लेकिन ये सारे पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। नाम को याद रखने के लिए आपको ये आपको बताया गया है। लेकिन इससे भी कुछ हार्मोन निकलते हैं वृषण से। वृषण से निकलने वाले हार्मोन की हम चर्चा करेंगे।
कि आखिर वृषण से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहला आपको हार्मोन है टेस्टोस्टेरिन। टेस्टोस्टेरिन ये है, याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरिन पुरुष का जनन मतलब हार्मोन है। यह पुरुषों की लक्षण को उभारता है। पुरुष के लक्षण उभारने वाला इधर टेस्टोस्टेरिन है, तो वही महिलाएं के लक्षण उभारने वाला एस्ट्रोजन है। ये दोनों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो प्रजनन से पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे। मानव, याद रखेंगे, मानव एक लिंगी होता है, मतलब जनन के हिसाब से मानव एक लिंगी होता है, अर्थात नर और मादा के अलग अलग लिंग होते हैं। एक लिंगी होने का मतलब ये होता है। नर में शुक्राणु होते हैं तो वही मादा में अंडाणु होते हैं। मानव में निषेचन के लिए एक फैलोपियन नलिका होते हैं, जो हम अभी बताए हैं, फैलोपियन ट्यूब, जो जिसमें निषेचन का कार्य होता है। अर्थात पूछा जाता है कि निषेचन का कार्य कहाँ पर संपन्न होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। वही भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, तो गर्भाशय में होता है। तो ये दो प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, निषेचन और एक दूसरा आपका है निषेचन और भ्रूण का विकास। ये दो बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भ्रूण का विकास और निषेचन। तो निषेचन जैसे ही आपको पूछेगा फैलोपियन ट्यूब याद कर लीजिए, और भ्रूण का विकास जैसे पूछेगा गर्भाशय याद कर लीजिए। दो अलग अलग चीज हैं जो संपन्न होते हैं हमारे से, मतलब मादा के शरीर में, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नर लैंगिक अंग के बारे में हम आपको बता दिए हैं और मादा लैंगिक अंग के बारे में भी बता दिए हैं। शुक्राणु की लंबाई की बात अगर हम करें तो शुक्राणु में जो होता है माइक्रोन में उसकी जो है ना लंबाई को मापा जाता है। माइक्रोन मतलब बहुत ही छोटा चीज है। नर जनन अंग से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और मादा जनन अंग से आपको ध्यान रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो ये सारे चीज हमने आपको बता दिया है, जनन अंगों से आपका क्लियर हो गया है। अब हम श्वसन तंत्र की चर्चा करेंगे। श्वसन तंत्र से पहले थोड़ा सा और भी कुछ प्रश्न हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। मासिक धर्म, हम एक शब्द है मासिक धर्म, मासिक धर्म, और मासिक धर्म जिसको हम एमसी के नाम से जानते हैं, ये महिलाओं में होती है और ये एमसी का एक चक्र होता है जो 28 दिन का होता है। इस चक्र को याद रखना है कि कितने दिन का चक्र होता है, 28 दिन के। लेकिन स्त्रियों में जनन क्षमता की जो शुरुआत होती है, ये वर्ष पूछा जाता है, वो 12 वर्ष से शुरू हो जाता है। 12 वर्ष से जनन क्षमता की शुरुआत होती है। भ्रूण का अगर पोषण पूछा जाए कि भ्रूण का पोषण कहाँ पर होता है, तो जरायु में होता है। जरायु को याद रखिएगा, अपरा या जरायु याद रखेंगे, यहाँ पे भ्रूण का पोषण होता है। जैसे गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है तो वहां पे उसको खाना कहाँ से मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि जरायु के जरिए, अपरा के जरिए, जिसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, इससे होता है। मनुष्य में अगर गर्भकाल की बात कर ले तो 280 दिन का होता है। मनुष्य में जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है। लड़कियों में जो मासिक चक्र होता है वो जो प्रथम बार होगा उसको हम मेनार्की के नाम से जानते हैं। तो मेनार्की को याद कर लीजिए, मेनार्की क्या होता है, या रजोधर्म इसको कहते हैं, रजोधर्म हिंदी में कहते हैं। तो रजोधर्म क्या है, मेनार्की क्या है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। गर्भाशय के बाहरी झिल्ली को हम जरायु कह रहे हैं। जरायु किसको कह रहे हैं, तो गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय को जो ऊपर का जो झिल्ली है, उसी झिल्ली का नाम जरायु है, और इसी जरायु के जरिए भ्रूण का पोषण होता रहता है। जरायु में उंगली जैसी एक संरचना निकला होता है जिसे हम अंकुर कहते हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा मतलब उभार हाथ रहता है, उसी उभार के जरिए उसका पोषण होता है। तो इतनी बात आपको जनन से याद रखना है। अब हम श्वसन तंत्र की चर्चा करेंगे कि श्वसन तंत्र से आपके कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए श्वसन तंत्र की चर्चा करते हैं। ये रहा आपका श्वसन ग्रंथि। तो श्वसन आपको पता है कि हम लोग को सांस लेने के लिए एक अंग है जिसको हम फेफड़ा कह रहे हैं, तो यही से हम सांस लेते हैं। लेकिन अन्य कई ऐसे जीव हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव है, तो सभी में अलग अलग प्रक्रियाएं होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। अलग अलग तरीके से सांस लेने और अलग अलग अंगों से सांस लेते हैं। श्वसन तंत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है।
ये हमारे गैसों का आदान प्रदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात हमारे शरीर में जो गैस बनते हैं वो बाहर निकलता है, वही हमारे शरीर के अंदर जो बाहर गैस है उस गैस को हम लेते भी हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर में ये महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है कूपिका, ये इसी का छोटा रूप यहाँ पे दिखाया गया है कूपिका। तो इसी कूपिका में आकर के जब हम सांस लेते हैं तो वायु जो है ना उसी में आता है और उसी के जरिए जो है हमारे रक्तों में प्रवेश कर जाता है। तो फेफड़ा में हमारे वक्ष होता है और उस वक्ष के जरिए प्रवेश कर जाता है। इसका रंग जो लाल होता है, याद रखेंगे। दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। अर्थात देख सकते हैं यहाँ दायां है और यहाँ बायां। फेफड़ा दोनों तरफ होता है। यह रुधिर कोशिका जाल से बिछा हुआ रहता है और O2 को लेता है और CO2 को छोड़ता है। ये जनरली आपको पहले से भी पता रहा होगा। तो ये तो नॉर्मली आपका बेसिक सी बातें हो गई। कुछ हम और भी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। श्वसन प्रक्रिया के 4 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब जो हम सांस लेते हैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बाह्य श्वसन है, दूसरा आपको है गैस का परिवहन, तीसरा आपको है आंतरिक श्वसन और चौथा है कोशिकीय श्वसन। अर्थात 4 तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। बाह्य श्वसन श्वासोच्छ्वास प्लस गैस का विनिमय हम बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं। श्वासोच्छ्वास प्लस गैस का विनिमय अगर हो रहा है तो वो बाह्य श्वसन है। अगर आंतरिक श्वसन की बात कर ले तो रुधिर के अंदर होता है जो श्वसन, वो आपका है वो आंतरिक श्वसन होगा। या गैसीय का परिवहन होता है, उसको हम जैसे हम सांस लेते हैं तो बाहर से लिए तो ये श्वासोच्छ्वास हो गया। जब वो बाहर से अंदर गया तो परिवहन, वहां से सांस जो है ना हमारा हवा पूरे शरीर में फैलेगा, तो ये हो गया आपका परिवहन, गैसों का परिवहन। और जब हमारे शरीर में रुधिर के अंदर जो है ना वो गैस मिल गए तो ये आंतरिक श्वसन कहलाएगा। रुधिर के अंदर मिल गए तो ये आंतरिक श्वसन कहलाएगा। इस तरह से कोशिकीय श्वसन की बात करें तो ये 2 तरह के होंगे। हमारे कोशिका में जाकर के ये 2 तरह का होगा। एक तो होगा वायु की उपस्थिति में और दूसरा होगा वायु के अनुपस्थिति में। इसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। एरोबिक, एनएरोबिक, अर्थात अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, ये 2 तरह के श्वसन होंगे। जो ऑक्सी श्वसन होंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें क्या क्या बनते हैं, अनुपस्थिति में होता है उसमें क्या क्या बनता है, ये हम अभी समझेंगे। तो अनॉक्सी श्वसन की चर्चा सबसे पहले हम आपको करेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में पूछा गया है। वायु की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है। जब वायु अनुपस्थित हो अर्थात वायु नहीं हो तो उस परिस्थिति में, या नाम मात्र का हो तो उस परिस्थिति में हमारे मांसपेशिया में एक अम्ल बन जाता है जिसको हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। लैक्टिक, अब ये लैक्टिक अम्ल बनने के कारण कभी कभी हमारे मांसपेशिया में दर्द होने लगता है। तो ये वायु की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है उस परिस्थिति में हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनेगा और वो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जब जमा होगा तो वो दर्द क्रैम्प उत्पन्न करता है और ईस्ट में एथाइल अल्कोहल बनाता है। याद रखेंगे, जब यही वायु की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होगा ईस्ट में तो इसमें एथाइल अल्कोहल बनाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और एथाइल अल्कोहल का बनना किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। एथाइल अल्कोहल का जो बनना है अल्कोहल का, यही किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ईस्ट के जरिए एथाइल अल्कोहल जब बनाते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम किण्वन है। तो किण्वन क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया में कौन से मतलब पदार्थ बनते हैं, ये सारे चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे हम ये सारी प्रक्रियाएं ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। अनॉक्सी श्वसन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस कौन सी श्वसन का कौन सा भाग है, अनॉक्सी श्वसन का भाग है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन की चर्चा करते हैं कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है। ऑक्सी श्वसन आपको ध्यान रखना है, यही हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला श्वसन इसको कह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और ऊर्जा हमें दे जाता है। अर्थात खराब पदार्थों को हम बाहर कर देते हैं और हमें ऊर्जा मिल जाता है। श्वसन की दर अगर हम बात करें नियंत्रण का, तो अभी हम नियंत्रण करने वाला
पार्ट बताए हैं मेडुला को, जो कि श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। मेडुला श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला है। वही ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स 2 चक्र यहाँ होते हैं। वहाँ पे हुआ था सिर्फ ग्लाइकोलिसिस, लेकिन ऑक्सीश्वसन में 2 चक्र होंगे। एक का नाम होगा ग्लाइकोलिसिस और दूसरा का नाम होगा क्रेब्स। और क्रेब्स से पूछा गया है और ग्लाइकोलिसिस से भी पूछा गया। आइए ग्लाइकोलिसिस को समझते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम खोज की बात करें तो मेयर हाफ ने किया था। आपको ध्यान रखिएगा, मेयर हाफ जो है इसका खोज किया है। और याद रखेंगे कि यह एक ऑक्सीश्वसन है और इसका विघटन होता है तो पायरुविक अम्ल बनता है। अर्थात इसके विघटन के समय पायरुविक अम्ल बनेगा और पायरुविक अम्ल जो है वहाँ पे 2 अणु में टूट जाएगा और 2 एटीपी का निर्माण करेगा। हालांकि यहाँ पे 4 एटीपी बनता है, लेकिन 2 एटीपी नष्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 2 एटीपी हमारे ऊर्जा मिलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का निर्माण होगा? 4, लेकिन वहाँ पे हमारे शरीर में जो खर्च होगा मात्र 2 ही। 2 खर्च हो जाता है, 2 बच जाता है, तो 2 ही हमारे शरीर में ग्लाइकोलिसिस के जरिए प्राप्त होता है। और 2 का तो निर्माण के समय ही खर्चा हो गया। निकलता कितने हैं? 4, लेकिन खर्च हो जाता है 2, इसीलिए 2 का निर्माण हो गया, संचित हो गया हमारे शरीर में। इस तरह से ग्लाइकोलिसिस में 2 का होगा। लेकिन जैसे ही क्रेब्स चक्र होगा, अगर हम क्रेब्स चक्र की बात कर लेते हैं तो क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और कुल मिलाकर के हमारे शरीर में 38 एटीपी संचित रहता है। एटीपी जो है ना संचित रहता है हमारे शरीर में। ऊर्जा क्रेब्स चक्र और कुल मिलाकर के अगर श्वसन के जरिए पूछा जाए तो आपको 38 एटीपी होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। 2 ग्लाइकोलिसिस का हो गया और 36 जो है क्रेब्स चक्र का हो गया। और श्वसन पदार्थ जो है, श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे पहले जो है हम आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट इसमें रहता है, वसा रहता है और प्रोटीन रहता है। तो इस तरह से आपको हमने श्वसनीय पदार्थ के बारे में बता दिया। अगर आप हम आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि पोषक पदार्थों की मतलब जानकारी देंगे और पोषक पदार्थ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो के जरिए देंगे। तो श्वसन तंत्र हम खत्म करके इसी पर हम अपने बातों को स्टॉप करते हैं। फिर अगले अध्याय अगले दिन होगा।